हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें हम प्रिंट कल्चर के कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। और ये मेरे नोट्स हैं, तो आप इनको भी देखिए कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ। और ये स्पेशल वीडियो सिर्फ इसलिए ही है कि आप देखें कि नोट्स किस तरीके से बनते हैं, और मैं इन्हीं नोट्स से आपको डिलीवर करूँगी लेक्चर। नेम द प्लेसेस वेयर अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड। ऐसी कौन सी 3 प्लेसेस थी जहाँ पर प्रिंट टेक्नोलॉजी उसकी अर्लीस्ट फॉर्म आई थी? वो थी चाइना, जापान एंड कोरिया। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। तो चाइना, जापान एंड कोरिया वो 3 जगह थी जहाँ पर सबसे पहले प्रिंट कल्चर आया था, अर्लीस्ट फॉर्म, अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट आया था, और ये हैंड प्रिंटिंग थी। अब चलते हैं चाइना की तरफ। देखिए, प्रिंट कल्चर चाइना के बारे में क्या बताया जाता है कि फ्रॉम AD 594 चाइना में जो बुक्स थी वो प्रिंट होती थी बाय रबिंग पेपर्स। इट मीन्स एक पेपर पे कुछ लिखा रहता था और दूसरा पेपर प्लेन होता था, तो दोनों पेपर्स को रब करके प्रिंटिंग की जाती थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी चाइना में बहुत पॉपुलर थी। वुड ब्लॉक का एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। आज जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में मेहंदी वगैरह लगती है ब्लॉक्स से, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। उसके बाद उस समय पर शीट्स जो होती थी वो पोरस होती थी, मतलब शीट्स जो थी वो बहुत पतली हुआ करती थी। सो उनको क्या करना पड़ता था, उनको स्टिच करना पड़ता था एक साइड से, जिससे पेपर जो है वो क्या हो सके, थोड़ा मजबूत हो सके। तो शीट्स जो थी वो उस समय पे बहुत पोरस थी, बहुत पतली हुआ करती थी। तो क्या किया जाता था, शीट्स को स्टिच किया जाता था जिससे शीट्स को मजबूत बनाया जा सके। और इसी तरीके से चाइना की जो अकॉर्डियन बुक थी उसे प्रिपेयर किया गया था। इट मीन्स जो अकॉर्डियन बुक चाइना की थी उसे भी इसी मेथड से प्रिपेयर किया गया था कि उसके भी पेपर्स को स्टिच किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर चाइना में जो क्राफ्टमैन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे कैलीग्राफी में। कैलीग्राफी क्या होती है? स्टाइलिश हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी कहा जाता है। तो उसमें जो स्किल्ड क्राफ्टमैन्स थे दे वर वेरी पॉपुलर इन चाइना। और ये इतने अच्छे और इतने टैलेंटेड थे ये क्राफ्टमैन्स कि ये किसी भी चीज़ को विद ग्रेट एक्यूरेसी क्या कर लिया करते थे, कॉपी कर लिया करते थे। इस तरह का सिनेरियो था चाइना में। प्रिंटेड मटेरियल जो था चाइना में वो हमेशा इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना में ही अवेलेबल होता था। मतलब जहाँ चाइना की रूलिंग अथॉरिटी बैठी हुई थी वहाँ से सारा प्रिंटिंग मटेरियल आया करता था। बुक्स जो थी सिविल सर्विसेज की, जो IAS एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए होती हैं, प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी किताबें चाइना में इम्पीरियल स्टेट से ही आया करती थी। 16th सेंचुरी की ये बात है। 17th सेंचुरी में धीरे धीरे करके प्रिंट के यूज़र्स बढ़ते चले गए। मर्चेंट्स जो व्यापारी थे वो भी ट्रेड के लिए रीडिंग करने लग गए मैगजीन्स वगैरह की। और रीडिंग जो थी 17th सेंचुरी में चाइना में एक लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी। मतलब लोग अपने टाइम पास के लिए, अपने समय को बिताने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी रीडिंग किया करते थे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप बताएंगे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट कहाँ कहाँ आया था, फिर आप ये बता सकते हैं कि चाइना में प्रिंट कल्चर किस तरीके का था। उसके अलावा जो रिच वेमेन थी, मतलब जो अमीर घर की औरतें थी, वो भी पढ़ा करती थी और खुद भी पोएट्री और प्लेज लिखा करती थी। मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना में सबसे पहले शंघाई में आई थी, और शंघाई सबसे पहले न्यू प्रिंट कल्चर का हब बना था। तो ये सारी बातें आप चाइना में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंट कल्चर इन जापान। तो देखिए, प्रिंट कल्चर जो जापान का था उसमें ये बता रखा है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, जो बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे,
वो लोग हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो चाइना से जापान लेकर पहुँचे थे अराउंड AD 768 टू 770। इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में बुद्धिस्ट मिशनरी चाइना से जापान प्रिंट कल्चर को लेके पहुँचे थे, और दैट टू बी हैंड प्रिंटिंग, क्योंकि उस समय हैंड प्रिंटिंग ही चलती थी ज़्यादा। सबसे पुरानी जो जापानीज़ बुक है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, वो प्रिंट हुई थी AD 868 में। और ये जो बुक थी ये टोटल 6 शीट्स की थी जिस पे टेक्स्ट लिखे गए थे, मतलब लिखावट थी विद वुड कट इलिस्ट्रेशंस, और इसमें कुछ पिक्चर्स थी जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाई गई थी। तो ये बुक उस समय की बहुत फेमस बुक थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, जो सिर्फ 6 पन्नों की थी, और इसमें वुड ब्लॉक इलिस्ट्रेशंस भी थे। इलिस्ट्रेशंस मतलब वो क्या, पिक्चर्स वगैरह थी। जापान में उस समय पिक्चर्स जो थी वो टेक्सटाइल मतलब कपड़ों पर, प्लेइंग कार्ड्स पर, पेपर मनी जो नोट होते हैं उन पर प्रिंट हुआ करती थी। सबसे पहली जो पेंटिंग्स थी वो आई थी टोक्यो में। टोक्यो का पुराना नाम है ईडो। पेंटिंग्स जो थी वो अर्बन कल्चर को दिखाती थी, टी हाउस गैदरिंग को दिखाया करती थी। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो थे जापान में वो बहुत सारी कैटेगरीज़ की किताबें रखा करते थे, जैसे बुक्स ऑन विमेन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर बुक्स, कैलकुलेशंस पर बुक्स, टी सेरेमनी पे बुक, फ्लावर अरेंजमेंट पे बुक, प्रॉपर एटिकेट्स पे बुक, कुकिंग पर बुक एंड फेमस प्लेसेस पे बुक। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो था जापान का, जिसमें आप सबसे पहले ये बताएंगे कि बुद्धिस्ट मिशनरीज इसको लेकर आए चाइना से जापान प्रिंट कल्चर को। फिर आप ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र के बारे में बता देंगे। फिर आप बताएंगे कि उस समय जापान में पिक्चर्स सिर्फ टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स और पेपर नोट्स पे छपती थी। पेंटिंग्स जो थी वो सबसे पहले यहाँ टोक्यो में आई थी, पेंटिंग का कंसेप्ट, और पेंटिंग में अर्बन कल्चर, टी हाउस गैदरिंग वगैरह ये चीज़ें दिखाई जाती थी। जापान की जो लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स थे वो किससे भरे हुए थे, किससे फिल्ड अप थे? औरतों के ऊपर किताबें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे किताबें, कैलकुलेशंस पे किताबें, टी सेरेमनी पे किताबें, फ्लावर अरेंजमेंट पे किताबें, प्रॉपर एटिकेट्स पर किताबें, कुकिंग पर, फेमस प्लेसेस पर किताबें। तो ये आप पूरा कंटेंट लिख सकते हैं जापान का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पूरा कंटेंट जो है ये पूरा NCERT बेस्ड है, कुछ भी बाहर का नहीं है इसमें से। अब हम यूरोप की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे आया। स्पाइसेस और सिल्क जो थे वो चाइना से यूरोप तक पहुँचे थ्रू सिल्क रूट। उस समय पर सिल्क रूट बहुत फेमस था, तो सिल्क रूट के ज़रिए ही विदेशों से सामान यूरोप तक पहुँचता था और सब जगहों पर पहुँचता था। तो स्पाइसेस और सिल्क जो था वो उस समय चाइना से यूरोप सिल्क रूट के ज़रिए ही पहुँचा था। और इवन चाइनीज़ पेपर जो था वो भी यूरोप सिल्क रूट के ज़रिए ही पहुंचा था। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी उस समय पर यूरोप में स्क्राइब्स लिखा करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने वाले को स्क्राइब कहा जाता है। जब चाइनीज़ पेपर आ गया था उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्क्राइब्स यूरोप में लिखा करते थे। 1295 में मार्को पोलो जो एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, चीज़ों की खोज वगैरह करते थे, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी इटली लेकर आए थे फ्रॉम चाइना। तो आप ये बता सकते हैं कि सिल्क रूट से चाइनीज़ पेपर आया, और मार्को पोलो 1295 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को भी इटली लेकर आए चाइना से। इटली भी एक यूरोपियन कंट्री है, तो आप पूरा ये यूरोप में ही लिखेंगे। यूरोप में लग्जरी एडिशंस जो थे वो बहुत फेमस थे। लग्जरी एडिशंस मतलब क्या होता है, वो एडिशंस, वो प्रिंट जो स्पेशली हाई प्रोफाइल लोगों के लिए बनाया जाता था। और ये आप बता सकते हैं देवर मीट फॉर एरिस्टोक्रेट, जो हाई प्रोफाइल लोग होते थे, एंड वर प्रिपेयर्ड ऑन वेलम। और इसे किस पर प्रिपेयर किया जाता था? स्पेशल जो पार्चमेंट होता है, जैसे किसी की स्किन हो गई
या जानवर की स्किन हो गई, इस तरह का पार्चमेंट जो होता है उस पर चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये जो अफोर्ड कर पाते थे वो अमीर लोग ही होते थे, तो उन अमीर लोगों के लिए इस तरह के एडिशंस प्रिंट के तैयार किए जाते थे। बुक फेयर जो थे वो यूरोप में बहुत जगह लगते थे। प्रोडक्शन जो था वो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। जब चाइनीज़ पेपर आया उसके बाद से 50 स्क्राइब एक बुक सेलर के अंदर काम करने लग गए थे। मतलब स्क्राइब्स जो थे उनको बुक सेलर्स अपने अंडर हायर करके रखते थे और उनसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखवाया जाता था। लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स, पर इन हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में सेपरेट भी पूछ लिया जाता है, और अगर आपसे ना कोई पूछा जाए तो आप इस इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं जब आप मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उसकी कॉपिंग जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। बहुत पैसा लगता है मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करने में। लेबोरियस, बहुत मेहनत का काम है। टाइम कंज्यूमिंग है, कोई भी चीज़ आसानी से कॉपी नहीं होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रेजाइल थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी? फ्रेजाइल थी। इट मीन्स ये है कि उसे आसानी से समझा नहीं जा सकता था। हार्ड टू हैंडल मैन्यूस्क्रिप्ट के पेपर्स भी इतने अच्छे नहीं होते थे, तो उन्हें कैरी करना, उनको हैंडल करना, दैट वाज आल्सो अ डिफ़िकल्ट टास्क। और उसे आसानी से रीड भी नहीं किया जा सकता था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम थी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो यूरोप में उस समय लिखी जाती थी। तो सबसे पहले आप सिल्क रूट का जिक्र करेंगे। स्पाइसेस और सिल्क आता था। चाइनीज़ पेपर भी सिल्क रूट के ज़रिए ही आया। फिर आप बता देंगे मैन्यूस्क्रिप्ट को यूरोप में स्क्राइब्स लिखा करते थे। और फिर मार्को पोलो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर आए 1295 में इटली में। लग्जरी एडिशंस, वेलम की बात कर लेंगे, बुक फेयर्स की बात कर लेंगे। हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था और बुक सेलर्स अपने अंडर 50 स्क्राइब रखते थे, एक बुक सेलर। ये और फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में, ये आप सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फिनिश करती हूँ प्रिंट कल्चर इन जापान, प्रिंट कल्चर इन चाइना एंड प्रिंट कल्चर इन यूरोप। प्रिंट कल्चर यूरोप एक बहुत वाइड टॉपिक है। इसके अंदर हम गुटेनबर्ग, पेरप्रेस, मार्टिन लूथर, मैनोचियो, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे नोट्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ। बाय, टेक केयर।